भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। इसका जो संविधान आज हमारे समक्ष हमारे देश में जो मौजूद है, जिस पर सारी कानून व्यवस्थाएं चलती हैं, भारतीय संविधान के हिसाब से मेरा देश चलता है। उसी हिसाब से पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र, प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जितनी गतिविधियाँ चलती हैं और हमारा देश चलता है, संविधान उसका निर्माण कैसे हुआ था, उसकी कोई भी चीज़ का निर्माण के पीछे एक इतिहास होता है उसका। जैसे कोई भी चीज़ हो, अगर वो किसी ऊंचाई तक पहुंचता है तो उसके पीछे किसी न किसी का, उसके संघर्षों का, उसके मेहनत का इतिहास होता है। तो भारतीय संविधान जो हमारा तैयार हुआ, उसके पीछे उसके ना कुछ गहराई रही होगी, कुछ उसका इतिहास रहा होगा। वो इतिहास मैं आज बताऊंगा कि क्या था वो और कैसे तैयार हुआ था, क्या पृष्ठभूमियाँ बनी कि हमें संविधान की ज़रूरत महसूस हुई। तो ये चीज़ हम बताएंगे। तो भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक विकास, ये है टॉपिक, ये है आपका टॉपिक है। इसमें भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को पूर्ण रूपेण लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूपेण क्या हो गया, लागू हो गया। हालांकि बन गया था ये और पहले ही, लेकिन नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को लागू किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। ये 26 जनवरी सन 1950 को ही लागू किया गया और इसके पीछे भी पृष्ठभूमियाँ थी, क्योंकि 26 जनवरी का एक ऐतिहासिक महत्व है। तो वो इसीलिए जो है 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था। देखो, संविधान सभा का जो संविधान का निर्माण हुआ था, वो संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा में जो मेंबर थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे दो चीज़ देख सकते हैं। संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था और इसमें जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा थी, उन्होंने संविधान निर्माण किया था। तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से जो चुने गए थे, उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। अगला क्या है, संविधान सभा के गठन के पूर्व के औपनिवेशिक, अच्छा इसके पहले क्या होता था कि संविधान सभा के जो अच्छा पहले कैसे चलता था, तो तुरंत संविधान सभा जैसे बन गई, लेकिन उसके पहले भी तो चल रहा होगा। तो उसके पहले चलने के लिए जो चूँकि हम अंग्रेज़ों के अधीन थे उस समय, तो अंग्रेज जब अधीन थे तो जो अंग्रेज का संसद था, यानी संसदीय आज्ञा पत्र होता था, जिसको फरमान कह सकते हैं। तो संसदीय आज्ञा पत्र के सहायता से जो औपनिवेशिक अधिनियम होता था, यह संसदीय आज्ञा पत्र कह सकते हैं, और चार्टर यानी नियम जो देते थे, वहाँ की संसद पारित करते थे। क्या पारित करते थे? चार्टर पारित करते थे और अधिनियम पारित करते थे। चार्टर और अधिनियम, औपनिवेशिक अधिनियम, चार्टर की सहायता से संविधान सभा के पूर्व हमारा देश का कानून संचालित होता था। ये है, ठीक है। अगला क्या है, उल्लेखनीय है कि औपनिवेशिक काल के ये चार्टर और अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार को विधिक आदान प्रदान कर रहे थे। मतलब जो संसदीय आज्ञापत्र होते थे, यानी जो औपनिवेशिक अधिनियम और चार्टर होते थे, तो हमारे देश में उस समय कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और कौन था, ब्रिटिश सरकार। यहाँ पे भारत में भारतीय ब्रिटिश सरकार जो होती, ये दोनों उसी संसदीय आज्ञापत्र यानी अधिनियम और चार्टर के नियमों के अधीन यहाँ पे कंपनियाँ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय ब्रिटिश सरकार यहाँ पे कानून को
चला रही थी, यहाँ पे शासन कर रही थी। लेकिन अब हम देश हमारा, यहाँ के हम शासन इंग्लैंड कर रहा था, यानी ब्रिटिश सरकार कर रही थी। किसके माध्यम से? संसद के माध्यम से। कौन से संसद? ब्रिटिश संसद के माध्यम से। किसके द्वारा कर रही थी? अधिनियमों, यानी औपनिवेशिक अधिनियमों और चार्टर से कर रही थी। भारतीय संविधान जो था, कैसे ये भारतीय संविधान में आया? तो जो ये चल रही थी, तो फिर संविधान बना, तो फिर क्या हो गया, इस भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया। यही आगे चलकर भारतीय संविधान की आधारभूत रूपरेखा तैयार करने में सहायक बने, क्योंकि बहुत सारे अधिनियम आए। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1935 का अधिनियम, बहुत सारे अधिनियम आए। तो भारतीय संविधान में लगभग उसके 1/3, किसी के 2/3 भाग जो है वो भारतीय संविधान में शामिल कर लिए। इसलिए वो एक तरीके से आधार बन गया हमारे यहाँ भारतीय संविधान का निर्माण में। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसके 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। मतलब इसको हम अध्ययन करना चाहें कि भारतीय संविधान का रूपरेखा क्या है, तो अध्ययन के लिए इसको 2 भाग होते हैं, 2 भाग में अध्ययन कर सकते हैं। यानी जब 1773 से लेकर के, जब विजय प्राप्त कर ली, बंगाल में अंग्रेजों ने जीत लिया, तो 1773 से लेकर के 1858 तक ये जो होता था, इसको कंपनी का शासन बोलते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ शासन कर रही थी, कंपनी का शासन बोलते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा, इतिहास में पढ़े होंगे कि 1757 में भारत में क्या हुआ था? क्रांति हुआ था, ठीक है। 1757 की क्रांति, उस क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगा, संसद को लगा कि कंपनी जो है ये शासन सत्ता नहीं संभाल पाएगी और कमज़ोर हो रही है, तो इसीलिए यह कंपनी इसके जो है कार्य क्षेत्र से बाहर हो रहा है। उसने अपनी शासन व्यवस्था को, यहाँ की शासन व्यवस्था को डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया, यानी सीधे इसके ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया। और यानी इसको बोलते हैं ताज, यानी वहाँ के सम्राट के या साम्राज्ञी जो बोलते हैं, उनके हाथ में चला गया, और इसी को हम बोलते हैं ताज। ताज मतलब क्या होता है? वहाँ का राजा या रानी, तो उनके हाथों में चला गया। तो इसलिए 1858 से लेकर के और 1947 तक के जो हमारा इतिहास है, जो इसमें शासन हुआ, वो क्राउन का शासन माना जाता है, ताज का शासन माना जाता है, ठीक है। ये 2 तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद ही मैं फिर नेक्स्ट वीडियो डालूँगा, बताऊँगा 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट बताऊँगा, और फिर ताज क्राउन या शासन बताऊँगा। इसमें आपका इतिहास भी शामिल हो जाता है, क्योंकि बिना इतिहास के अध्ययन के संविधान का जो अध्ययन है, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, थोड़ा समझने में समस्या होगा। तो इसलिए अब हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।